फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न सीसीए रूल्स 1965 से पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सीसीए रूल्स पर एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत की है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इसमें आपको 5 वीडियोज़ मिलेंगे और प्रत्येक वीडियो में आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके आंसर बताए जाएंगे। और यह वीडियो अगर आप प्रिंसिपल, एसी, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनो, डबल एओ, सास या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम या डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये 25 क्वेश्चंस क्या हैं, उसके आंसर क्या हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर सीसीए रूल्स इन रिलेशन टू वार्निंग एंड सेंस्योर इट कैन बी सेड डैट, यानी कि जो वार्निंग और सेंस्योर है इसके संबंध में क्या सही है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। दे आर सेम एंड हैव सेम इफेक्ट, यानी कि वार्निंग और सेंस्योर दोनों सेम है और दोनों का सेम इफेक्ट होता है। सेकंड है वार्निंग इज सीवियर देन सेंस्योर, यानी कि वार्निंग जो होता है सेंस्योर से सख्त सज़ा होता है। तीसरा है सेंस्योर इज सीवियर देन वार्निंग, सेंस्योर जो होता है वार्निंग से सख्त सज़ा होती है। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है थर्ड, यानी कि सेंस्योर इज सीवियर देन वार्निंग। सेंस्योर जो होता है ये वार्निंग से सीवियर होता है, सख्त सज़ा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वार्निंग किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं है अंडर सीसीए रूल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एन एम्प्लॉय कांट बी रिड्यूस टू अ लोअर ग्रेड और पोस्ट विच ही हैड नेवर हेल्ड अर्लियर, यानी कि किसी एम्प्लॉय को सज़ा के तौर पर उस ग्रेड या पोस्ट पर नहीं दिया जा सकता है एज ए पनिशमेंट, एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी, जिस पोस्ट पर उन्होंने पहले कभी काम ही नहीं किया था। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज अ मेजर पेनल्टी, यानी कि जो सेवा से जो बर्खास्तगी होती है क्या यह मेजर पेनल्टी है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, यह मेजर पेनल्टी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ परमानेंट एम्प्लॉय इज फाउंड इन एलिजिबल और नॉट क्वालिफाइड आफ्टर ही इज अपॉइंटेड, यानी कि किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय, कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय जिसको अपॉइंट होने के बाद, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद ये पता चलता है कि वह एम्प्लॉय या तो इन एलिजिबल है, अयोग्य है, या फिर क्वालिफाइड नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो इस केस में क्या किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि नो एक्शन कैन बी टेकन, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरा है हिज सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड फोर्थविथ, यानी कि उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा है डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी इनिशिएटेड एंड इफ फाउंड गिल्टी पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड, यानी कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनको सज़ा दी जाएगी। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, यानी कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू की जाएगी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी ऑन एन एम्प्लॉय अंडर रूल 11 ऑफ सीसीए रूल्स फ्लो फ्रॉम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जो पावर होता है पेनल्टी देने की, सज़ा देने की किसी भी कर्मचारी को अंडर रूल 11, यानी कि सीसीए रूल्स 11 के तहत, तो यह पावर संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकंड, यानी कि आर्टिकल 311 से, संविधान के आर्टिकल 311 से। क्वेश्चन नंबर 6,
कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम अ सर्विस इज अ माइनर पेनल्टी, यानी कि जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति होता है जो किसी कर्मचारी को सज़ा के तौर पर दिया जाता है, तो क्या यह माइनर पेनल्टी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह फॉल्स है। कंपलसरी रिटायरमेंट एक मेजर पेनल्टी है अंडर रूल 11। क्वेश्चन नंबर 7, if after disciplinary proceedings an employee is found guilty of having secured an employment by misrepresentation of facts or furnishing of false certificate documents, a penalty of dash shall only be imposed, यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो नौकरी लिया था तो उसने गलत फैक्ट दिया था, गलत जानकारी दी थी, या उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट दिया था, तो इस केस में अगर यह सही पाया जाता है तो उनको किस तरह की सज़ा दी जाएगी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है सेंसर, भर्त्सना की जाएगी। दूसरा है उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तीसरा है उनको निचले पोस्ट पर या निचले ग्रेड पर उनको भेज दिया जाएगा। और चौथा है रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यानी उनको सेवा से हटा दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अगर ये साबित हो जाता है तो इस केस में एक ही सज़ा दिया जा सकता है, या तो रिमूवल या फिर डिसमिसल। क्वेश्चन नंबर 8, compensation awarded on the recommendation of the complaints committee on inquiry into a complaint of sexual harassment is a major penalty, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है इसमें जो जो कंप्लेंट कमेटी है अगर वो विक्टिम को कंपनसेशन अवार्ड करती है तो क्या इसे मेजर पेनल्टी कहा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत है, ये किसी तरह का सज़ा नहीं है कंपनसेशन अवार्ड करना इस केस में। क्वेश्चन नंबर 9, माइनर पेनल्टी में बी इम्पोज फॉर, माइनर पेनल्टी किन कारणों से दिया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रॉस इरेगुलरिटी और नेग्लिजेंस विद डिसऑनेस्ट मोटिव, यानी कि किसी कर्मचारी ने घोर लापरवाही की हो और वो भी गलत इरादे से। दूसरा है पिटी इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, यानी कि किसी ने छोटे मोटे रूल्स का वायलेशन किया हो। तीसरा है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन पावर फॉर पर्सनल गेन, या कर्मचारी ने अपने ऑफिशियल पावर का यूज जो है यानी कि मिसयूज किया हो उसे पर्सनल गेन के लिए। चौथा है किसी ने टीएएलटीसी का फॉल्स क्लेम किया हो। तो इसमें किस केस में माइनर पेनल्टी दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, यानी कि छोटे मोटे वायलेशन के लिए माइनर पेनल्टी, और बाकी जो 3 केस हैं इस केस में मेजर पेनल्टी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 penalties, one of lower order and another of higher order, are imposed on an employee, the 2 penalties shall run, यानी कि किसी कर्मचारी को 2 सज़ा मिलता है, एक छोटी सज़ा और एक बड़ी सज़ा दी जाती है, तो दोनों सज़ा आखिर किस तरह से चलेगा? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है एज स्टेटेड इन द लेटर पेनल्टी ऑर्डर, ये सज़ा चलेगा जो बाद में सज़ा दिया गया है, तो जो बाद में जो सज़ा पास किया गया है उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलेगा दोनों सज़ा। कंकरेंटली इफ़ नथिंग स्टेटेड इन द ऑर्डर, और ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो जो बड़ी सज़ा है और छोटी सज़ा है दोनों साथ साथ चलेगा। तीसरा ऑप्शन है सेपरेटली इफ़ नथिंग स्टेटेड इन द ऑर्डर, और ऑर्डर में कुछ भी नहीं कहा गया है तो दोनों अलग अलग चलेगा। और चौथा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि जो यहाँ पेनल्टी ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो कि बाद में जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो साथ साथ दोनों सज़ा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और रिडक्शन टू लोअर स्टेज स्केल द एम्प्लॉय में बी ट्रांसफर टू पोस्ट प्लेस डैट में रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन हिज बेसिक पे, यानी कहता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अगर उनको इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई है तो उस दौरान या फिर उनको निचले पोस्ट पर या निचले स्केल में उनको दे दिया गया है, तो इस केस में क्या उस कर्मचारी की पोस्टिंग जो है ऐसे पोस्ट पर या ऐसे जगह पर किया जा सकता है जिसके कारण उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, for any misconduct in earlier employment that may render him unsuitable or unfit for continuing in the current employment, departmental action can be taken during the current employment। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि कोई कर्मचारी
उसने पिछली जॉब में पहले कोई जॉब कर रहा था, उसमें उसने कोई मिसकंडक्ट किया था, यानी कि दुराचार किया था, और जिसके कारण प्रेजेंट जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए अनसुटेबल या फिर अनफिट हो गए थे। तो क्या उस मिसकंडक्ट के लिए करंट एम्प्लॉयमेंट में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है उस मिसकंडक्ट के लिए जो कि उन्होंने पिछले जॉब में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर प्रेजेंटिंग हिज डिफेंस इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग द एक्यूज्ड एम्प्लॉय मे टेक असिस्टेंस ऑफ, यानी कि कोई भी जो एक्यूज्ड एम्प्लॉय हैं उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो किनका हेल्प ले सकते हैं डिफेंस असिस्टेंट के रूप में, किनको रख सकते हैं? तो 3 ऑप्शन है। अनदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन सर्विस रिटायर्ड, यानी कि किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को जो कि सर्विस में हो या फिर रिटायर्ड हो, या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, या फिर किसी आदमी को अपने चॉइस से, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट, किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को या तो सर्विस में हो या फिर रिटायर्ड हो, उसको अपना डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज अनेबल टू फंक्शन एज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी in respect of an employee on account of his being personally concerned with the case or being a material witness in the case, the disciplinary authority shall, यानी कि किसी केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उस कर्मचारी के, वो किसी भी कारण से, या तो कारण हो सकता है कि वो पर्सनली उस केस में इन्वॉल्व हैं, या दूसरा चीज़ है उस केस में खुद गवाह हैं, तो इस केस में वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, अब उनको क्या करना पड़ेगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंटिन्यू टू एक्ट एट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड डिसाइड द केस, यानी कि गवाह होने के बावजूद या उस केस में पर्सनल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे और केस में डिसीजन लेंगे। दूसरा है रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस फोर्थविथ, तुरंत अपने पोस्ट से रिजाइन कर देंगे, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। तीसरा है रेफर द केस टू द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या फिर केस को सरकार के पास भेज देंगे किसी दूसरे आदमी को एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट करने के लिए, किसी दूसरे ऑफिशियल को अपॉइंट करने के लिए। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि सरकार के पास भेज देंगे किसी दूसरे अधिकारी को एडहॉक डिसिप्लिनरी अपॉइंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज अ माइनर पेनल्टी अंडर रूल 11 में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉई फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी, यानी कि कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो उस कर्मचारी को सिर्फ माइनर पेनल्टी दे सकता है, तो क्या वो मेजर पेनल्टी के प्रोसीडिंग उस कर्मचारी के खिलाफ चला सकता है, शुरू कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये बिल्कुल सही है, शुरू कर सकता है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी, किस केस में इंक्वायरी करना जरूरी होगा? तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है बिफोर इम्पोजिंग अ मेजर पेनल्टी, अगर किसी कर्मचारी को मेजर पेनल्टी देता है तो मेजर पेनल्टी देने से पहले इंक्वायरी करना जरूरी होगा। दूसरा है बिफोर इम्पोजिंग अ पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट एडवर्सली अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन और फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर्स और विथ कुमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि किसी भी कर्मचारी को अगर इंक्रीमेंट रोकता है और इंक्रीमेंट रोकने से उसके पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा इसी में केस है कि अगर 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए इंक्रीमेंट रोकता है, या फिर इंक्रीमेंट जो है कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ रोकता है, इंक्रीमेंट काट लिया जाता है, तो इस केस में। या फिर तीसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसिडर्स इट नेसेसरी, या कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी करना जरूरी है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तरह के केस में इंक्वायरी करना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्यूज एम्प्लॉय में अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर एज हिज डिफेंस असिस्टेंट। तो कहता है कि जो एक्यूज एम्प्लॉय हैं क्या किसी लीगल प्रैक्टिशनर या फिर एडवोकेट को अपना डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रख सकते हैं, अपना डीए बना सकते हैं? तो 4 ऑप्शन है। ई प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज ए लीगल प्रैक्टिशनर, अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी कि पीओ अगर लीगल प्रैक्टिशनर है, एडवोकेट है, या फिर उनके पास लीगल क्वालिफिकेशन है,
दूसरा है इफ़ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी सो परमिट्स हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी उनको परमिट करता है, अलाउ करता है लीगल प्रैक्टिशनर को अपना डिफेंस असिस्टेंट के रूप में रखने के लिए। तीसरा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड। दोनों ही केस में जो एक्यूज्ड एम्प्लॉई हैं वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपना डिफेंस असिस्टेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, A retired government employee can handle as defense assistant at any point of time maximum dash number of cases। यानी कि जो कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर उनको डिफेंस असिस्टेंट बनाया जाता है, डिफेंस असिस्टेंट का वो काम करते हैं, तो एक समय में मैक्सिमम कितना केस हैंडल कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है 4, यानी कि 7 केस में 7 से ज़्यादा केस उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर 7 है तो 8वें केस में वो डिफेंस असिस्टेंट नहीं बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन सर्विस कैन हैंडल एज डिफेंस असिस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ केसेज। पहले तो आपने देखा है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में, और इसमें है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी जॉब में है, अगर वो डिफेंस असिस्टेंट का काम करते हैं तो एक समय में उनके पास मैक्सिमम कितना केस होना चाहिए। तो मैक्सिमम उनके पास 3 हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट। अगर 3 केस है ऑलरेडी तो चौथा केस वो नहीं ले सकते, उसमें डिफेंस असिस्टेंट नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर अ डिसिप्लिनरी केस इज रेफर्ड टू यूपीएससी फॉर इट्स एडवाइस अ कॉपी ऑफ यूपीएससी एडवाइस सेल। अगर डिसिप्लिनरी केस को यूपीएससी के पास एडवाइस के लिए, सलाह के लिए भेजा जाता है, तो उस एडवाइस की जो कॉपी है उसका क्या करना पड़ेगा, उसको क्या एम्प्लॉय को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इसका देखिए, पहला है नोट टू बी प्रोवाइडेड टू एक्यूज, पहला है उस एडवाइस की कॉपी एक्यूज को नहीं देना है। दूसरा है बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज एम्प्लॉय बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन इन द केस, यानी कि जो एक्यूज एम्प्लॉय है उनको उसके केस में फाइनल डिसीजन लेने से पहले एडवाइस की कॉपी उनको देना पड़ेगा। तीसरा है ऑप्शन बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज एम्प्लॉय आफ्टर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन इन द केस। तीसरा है कि एक्यूज एम्प्लॉय को जब उस केस में फाइनल डिसीजन हो जाता है तब उनको देना पड़ेगा। चौथा है बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज एम्प्लॉय इफ़ डिमांडेड बाय हिम। अगर चौथा केस है, अगर एक्यूज एम्प्लॉय उस एडवाइस की कॉपी को मांगते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये होगा, इसका सही आंसर है सेकंड, बी प्रोवाइडेड टू द एक्यूज एम्प्लॉय बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन इन द केस, यानी फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनको उसका कॉपी देना पड़ेगा, एडवाइस की कॉपी। क्वेश्चन नंबर 21, पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शैल बी इम्पोज्ड, यानी कि जो कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल जो हैं, जो कि सारे के सारे मेजर पेनल्टी हैं, ये कौन दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएट सुपीरियर ऑफिशियल, यानी कि उस कर्मचारी से जो जस्ट हायर अथॉरिटी है वो दे सकते हैं। दूसरा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तीसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्योंकि जो मेजर पेनल्टी है वो सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 20, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट एन एम्प्लॉय शैल बी कंडक्टेड बाय, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है वो कौन कंडक्ट कर सकता है, कौन कर सकता है। तो 4 ऑप्शन है, पहला डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, दूसरा है इंक्वायरी अथॉरिटी, तीसरा है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, चौथा है आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4, यानी कि या तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर सकते हैं उस केस में, या फिर किसी इंक्वायरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अ चार्ज ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिप्लाई टू द चार्जशीट विद इन, यानी कि जो चार्ज ऑफिशियल है तो उनको चार्जशीट का रिप्लाई कितने दिनों के अंदर देना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि 15 दिन के अंदर उनको इसका रिप्लाई देना पड़ेगा, चार्जशीट का रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 24, द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शुड बी एन ऑफिशियल हु इज, कहता है कि जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो कौन हो सकता है, कौन ऑफिसर इंक्वायरिंग अथॉरिटी बन सकता है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है सीनियर इन रैंक टू द चार्ज ऑफिशियल, यानी कि जो एक्यूज्ड एम्प्लॉई हैं, चार्ज एम्प्लॉई हैं, उससे जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है वो सीनियर होना चाहिए रैंक में। दूसरा है जूनियर होना चाहिए। तीसरा है इक्वल इन रैंक, यानी बराबरी रैंक का होना चाहिए। चौथा है फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट,
यानी कि जो चार्ज ऑफिसर है उनसे सीनियर होना चाहिए रैंक में। क्वेश्चन नंबर 25, एन इंक्वायरी में बी हेल्ड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी होता है एक तरफा, कहता है एक तरफा इंक्वायरी किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन है। इफ़ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर फेल्स टू अपीयर बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा है इफ़ द चार्ज ऑफिशियल फेल्स टू फर्निश रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। दूसरा है कि जब एक्यूज्ड एम्प्लाई हैं, चार्ज ऑफिशियल है, वो अपना रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंस का होता है इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। तीसरा है इफ़ द चार्ज ऑफिशियल फेल्स टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, यानी कि जो चार्ज ऑफिशियल है वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं। चौथा है आइदर सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4, यानी कि दोनों ही केस में यहाँ जो देख रहे हैं सेकंड और थर्ड, दोनों ही केस में एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, चूँकि इस सीरीज़ का चौथा पार्ट जल्द ही आने वाला है और इसका टाइम से आपको अपडेट मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।